अब हम डिस्कस कर लेते हैं फार्मेकोकाइनेटिक इंटरेक्शंस। ठीक है, फार्मेकोकाइनेटिक्स आपको पता है, जो आपने पिछले लेक्चर से कर लिए हैं। फार्मेकोकाइनेटिक्स में 4 लफ्ज आते हैं: एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन। क्या मतलब है इस बात का कि अगर कोई ड्रग एब्जॉर्प्शन उसकी फर्क पड़ जाए, डिस्ट्रीब्यूशन पे उसकी फर्क पड़े, मेटाबॉलिज्म या एलिमिनेशन पे फर्क पड़ जाए, यानी 2 ड्रग्स आपने दी, दोनों में से किसी की भी एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन अगर उस पे फर्क पड़ता है, दैट मींस कि फार्मेकोकाइनेटिक इंटरेक्शन आ रही है। ठीक है, अब सबसे पहले एब्जॉर्प्शन को डिस्कस करते हैं। किसी भी ड्रग की एब्जॉर्प्शन चेंज क्यों हो सकती है? फॉर एग्जांपल चेंज ऑफ पीएच, स्टमक की एक पीएच होती है, अगर उसमें चेंज आता है तो ड्रग्स की एब्जॉर्प्शन पे फर्क पड़ता है। माइक्रोबियल फ्लोरा एक एग्जांपल है, चिलेट्स या कॉम्प्लेक्सेस बन जाएं तो उसकी वजह से एब्जॉर्प्शन कम हो जाए। जीआईटी की मोटिलिटी पे फर्क पड़े तो एब्जॉर्प्शन कम या ज्यादा हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज इन पीएच, पीएच पे कैसे फर्क पड़ता है? आपको ये बात पता होगी कि एक ड्रग होती है, उसकी 2 फॉर्म्स होती हैं। किसी भी ड्रग की 2 फॉर्म्स हैं। एक होती है आयोनाइज्ड फॉर्म, जब उसके आयंस बनते हैं उसके ऊपर चार्ज होता है, और एक होती है नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म कि जिसके ऊपर चार्ज नहीं होता। नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म जो होती है ना, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, वो ज्यादा लिपिड सॉल्युबल होता है कंपेयर टू द आयोनाइज्ड फॉर्म। ये बात आपको समझ आती होगी। अब फर्क ये है कि फर्ज कीजिए आप किसी को तेजाबियत महसूस हो रही थी, स्टमक जल रहा था, हार्ट बर्न हो रहा था, आपने एंटासिड दे दी। एंटासिड्स मेडिकेशंस होती हैं, शरबत होता है, सिरप वगैरह पी लेते हैं, एंटासिड्स है। एंटासिड की वजह से स्टमक की पीएच इंक्रीज होती है। ठीक है, आपने इंक्रीज करवा दी। साथ ही आप फर्ज कीजिए एक दूसरी एग्जांपल, हिस्टामीन एंटागोनिस्ट, जैसे ये रेनिटिडीन वगैरह थी मेडिसिन। अच्छा, फेमोटिडीन भी है। फेमोटिडीन, रेनिटिडीन अगर आपने पेशेंट को दी है, उसकी वजह से भी पीएच क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। पीएच इंक्रीज हो गई तो आपका एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया कि वो स्टमक जल रहा था वो बंद हो गया। लेकिन कीटोकोनाजोल एक ऐसी ड्रग है जो सिर्फ एसिडिक पीएच पे एब्जॉर्ब होती है। अब अगर आपने किसी की स्टमक का पीएच इंक्रीज करवा दी बाय गिविंग एंटासिड और हिस्टामीन एंटागोनिस्ट, तो फिर कीटोकोनाजोल की एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी। इस बात को देखें कि एक ड्रग और दूसरी ड्रग में इंटरेक्शन आ रहा है, कीटोकोनाजोल की एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो रही है। दैट्स व्हाई फिर आपको इनमें कम से कम फर्क करना पड़ेगा, 2 से 4 घंटे का डिफरेंस रखेंगे। अगर एंटासिड दी हुई है तो कीटोकोनाजोल 3 से 4 घंटे के बाद आपको देनी चाहिए। अच्छा, जीआईटी फ्लोरा। अब फर्ज कीजिए आपने किसी को एंटीबायोटिक्स दी हैं। अब एंटीबायोटिक्स देते हो तो बहुत सारे जो माइक्रोबियल फ्लोरा है वो किल हो जाते हैं। ठीक है, अब एक दूसरी बात सुनिए, डाइजॉक्सिन एक ड्रग होती है जो डायरेक्टली किसी की हार्ट के ऊपर इफेक्ट करती है, हार्ट के ऊपर, और इसकी बहुत ही कम डोज दी जाती है। अब आपने डाइजॉक्सिन की बहुत लो डोज दी है, उस लो डोज में भी 40% जो ड्रग है उसको जीआईटी के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं ना वो मेटाबोलाइज कर लेती है। यानी आपके ब्लड में सिर्फ और सिर्फ 60% ड्रग जाती है, जो कि आपके लिए परफेक्ट है। अब अगर आपने फर्ज कीजिए पहले से एंटीबायोटिक्स ली हुई हैं, तो क्या होगा कि जीआईटी के अंदर जो बैक्टीरिया थे वो बैक्टीरिया क्या हो गए? किल हो गए। तो जब वो बैक्टीरिया किल हो गए तो अब वो 40% की ड्रग मेटाबोलाइज नहीं हो पा रही। तो यानी आपके ब्लड में 60% की बजाय 100% डाइजॉक्सिन चली जाएगी, जिसकी वजह से आपके अंदर टॉक्सिसिटी फैल सकती है डाइजॉक्सिन की, और इतनी टॉक्सिसिटी कि इवन किसी की जान भी जा सकती है। इतना सीवियर केस बन सकता है। क्या? सिर्फ आपने एंटीबायोटिक ली थी जिसकी वजह से डाइजॉक्सिन का इफेक्ट या डाइजॉक्सिन की एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो गई। तो देखिए फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शन आ गया यहाँ पे। एक दूसरी एग्जांपल है कि हमारे जो है ब्लड में ई कोलाई, सॉरी हमारे इंटेस्टाइन में ई कोलाई एक बैक्टीरिया होता है जो विटामिन के बनाता है। फॉर एग्जांपल आपने एंटी माइक्रोबियल ले ली, उसकी वजह से ई कोलाई मर गया तो विटामिन के नहीं बन पा रहा। ठीक है, तो अब अगर आप एंटीकोएगुलेंट्स देते हो ना, हेपारिन वगैरह, वारफरिन वगैरह, स्पेसिफिकली वारफरिन, वारफरिन की वजह से क्या होगा कि पहले विटामिन के था तो वारफरिन की लो डोज काफी थी, अब विटामिन के नहीं है तो वो वारफरिन का इफेक्ट बहुत इंक्रीज हो जाएगा,
जिसकी वजह से बहुत नुकसान हो सकता है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है क्योंकि आपने पहले एंटीबायोटिक दी थी, तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। फिर एक और एग्जांपल है एब्जॉर्प्शन की, दैट इज चीलेशन। देखिए अक्सर आपने ये सुना होगा कि एंटीबायोटिक्स को दूध के साथ लिया जाए, जो कि इंतहाई गलत बात है। फॉर एग्जांपल टेट्रासाइक्लिन ले रहे हो, टेट्रासाइक्लिन आपने ले ली मिल्क के साथ, दूध के साथ। दूध में होता है कैल्शियम, वो क्या करता है टेट्रासाइक्लिन के साथ कंपाउंड बना लेता है। तो जब फर्ज कीजिए ये कैल्शियम है और साथ में टेट्रासाइक्लिन चिलेट बन गया, इस तरह से चिलेट्स बन गए हैं, उसकी वजह से क्या होगा कि अब ये ड्रग एब्जॉर्ब नहीं हो सकती। तो जब ये एब्जॉर्ब ही नहीं हो सकती, आपके ब्लड में वो जाएगा ही नहीं, तो आपकी कंप्लीटली ड्रग जाया हो गई है। तो इतना बड़ा नुकसान होता है इसका। दूसरी एग्जांपल है एंटासिड्स। एंटासिड्स जो होते हैं उसमें एल्यूमिनियम या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। अब वो क्या है, इट डिक्रीजेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ सिप्रोफ्लॉक्सासिन। आपने एंटीबायोटिक भी ली हुई है और एंटासिड भी लिया हुआ है, दोनों का रिएक्शन होगा और आपकी ड्रग एब्जॉर्ब नहीं होगी। तो ये एक दूसरी एग्जांपल बन गई। फिर है ऑल्टर्ड मोटिलिटी, कोई ऐसी ड्रग जो जीआईटी की मोटिलिटी को कम करवा दे। एग्जांपल के तौर पे है मीटोक्लोप्रामाइड। ये क्या होती है, जो आपके पास फर्ज कीजिए जीआईटी है, इसोफेगस है, ये स्टमक और इंटेस्टाइन हो गए, ठीक है। अब क्या होता है कि मीटोक्लोप्रामाइड जो इसकी मूवमेंट है, जीआईटी की मूवमेंट, इसको कम करवा देता है ताकि उल्टियां ना आए, उल्टियों को बंद करता है, एंटी एमेटिक है। फॉर एग्जाम्पल इस पेशेंट ने साथ में ली हुई थी साइक्लोस्पोरिन, तो अब साइक्लोस्पोरिन भी ली हुई है, स्टमक में मौजूद है, और एंटी मोटिलिटी की ड्रग भी दी हुई है। तो अब होगा ये कि जब जीआईटी मूव नहीं करेगी तो साइक्लोस्पोरिन ज्यादा टाइम के लिए स्टमक में रहेगा, और जब ये ज्यादा टाइम के लिए स्टमक में रहेगा तो इसकी एब्जॉर्प्शन इनटू द ब्लड स्ट्रीम इंक्रीज हो जाएगी। तो क्या होगा, साइक्लोस्पोरिन की टॉक्सिसिटी बढ़ गई, जीआई ब्लड में साइक्लोस्पोरिन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई है। क्यों इंक्रीज हो गई, क्योंकि आपने मीटोक्लोप्रामाइड दी थी जिसकी वजह से जीआईटी की मोटिलिटी कम हो रही थी। तो देखें किस तरह से एक दूसरी ड्रग की एब्जॉर्प्शन बढ़ गई, तो ये फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शन आ गया यहाँ पे। एक दूसरी होती है डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए आपको मैं पहले पढ़ा चुका हूं कि जब आप कोई ड्रग लेते हो वो बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती है। एक तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है टिश्यू में, टिश्यू के अंदर होती है प्रोटीन्स, ठीक है, तो वो टिश्यू प्रोटीन के साथ बाइंड करती है। एक वो डिस्ट्रीब्यूट होती है प्लाज्मा में, और प्लाज्मा के अंदर भी होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स, और उनके साथ वो बाइंड करती है। मुख्तलिफ तरह की ड्रग्स हैं, फेनिटोइन है आपके पास, टॉलब्यूटामाइड है, वार्फरिन है। देखिए ये 90%, 96%, 99% क्या होती है, प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाती हैं। अब अगर फर्ज कीजिए आपने ड्रग्स दे दी, एस्पिरिन, सल्फोनामाइड या फिनाइल ब्यूटाजोन, ये ड्रग्स यानी आपने डिस्प्रिन की भी टैबलेट ली हुई है, साथ में आपने वार्फरिन या टॉलब्यूटामाइड भी ली हुई है, होगा क्या, ये जो ड्रग्स हैं डिस्प्रिन या सल्फोनामाइड्स, ये क्या करती हैं, यहाँ से प्लाज्मा प्रोटीन से डिस्प्लेस कर देंगी, वार्फरिन को हटा देंगी या टॉलब्यूटामाइड को या फेनिटोइन को हटा देंगी और खुद आके बाइंड हो जाएंगी। तो क्या होगा, वार्फरिन ब्लड प्लाज्मा में फ्रीली बाइंड करती रहे और फ्रीली फ्लो करती रहेगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि ब्लड थिनिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि वार्फरिन आपने फ्री करवा दी है। तो ये एक डिस्ट्रीब्यूशन इंटरेक्शन की एग्जांपल है। फिर आप आ जाए मेटाबॉलिज्म इंटरेक्शन। अच्छा, मेटाबॉलिज्म आपको पता है ज्यादातर मेटाबॉलिज्म हमारे लिवर में होती है। ऐसा क्यों है, बिकॉज लिवर के अंदर होते हैं एंजाइम्स। मेटाबॉलिज्म के लिए एंजाइम्स होते हैं जिनको साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स कहते हैं। अब यहाँ पे एंजाइम्स मौजूद हैं, लेकिन होता ये है कि मुख्तलिफ तरह की ड्रग्स हैं जो इन एंजाइम्स पे इफेक्ट करती हैं। बारबिटूरेट्स या फेनेटोइन क्या करती हैं, ये इस एंजाइम की एक्टिविटी को स्टिमुलेट कर देती हैं, या कुछ ड्रग्स ऐसी भी हैं जो एंजाइम को ब्लॉक कर देती हैं। अब होगा ये कि एंजाइम को अगर आपने स्टॉप किया हुआ है या ब्लॉक किया हुआ है, नुकसान ये होगा कि आपने फर्ज कीजिए फेनिटोइन के साथ कोई दूसरी ड्रग ली है जो यहाँ से मेटाबोलाइज हो रही थी। अब नुकसान ये है कि एंजाइम को आपने स्टिमुलेट किया है या इनहिबिट किया है, तो दूसरी ड्रग की मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट हो जाएगा। अगर तो एंजाइम स्टिमुलेटेड है तो ये दूसरी ड्रग फौरी तौर पे मेटाबोलाइज हो जाएगी और उसका इफेक्ट आएगा ही नहीं। अगर आपने एंजाइम को इनहिबिट किया है तो ये दूसरी ड्रग यहाँ से मेटाबोलाइज नहीं होगी
और इसके कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाएंगे जो कि टॉक्सिसिटी की तरफ जाएगा। तो यानी कि एंजाइम के लेवल पे मेटाबॉलिज्म इंटरेक्शंस आते हैं। फिर एलिमिनेशन इंटरेक्शन है। आपको पता है ज्यादातर जो ड्रग्स है ना वो किडनी के थ्रू एलिमिनेट होते हैं। किडनी में हमारे पास नेफ्रॉन होता है, तो फर्ज कीजिए आपके पास एक नेफ्रॉन है। अब होता ये कि नेफ्रॉन की यहाँ पे सेल्स होते हैं, ठीक है, और उन सेल्स के ऊपर यहाँ पे पोर्ट्स बनी होती हैं, मुख्तलिफ तरह के पोर्ट्स होते हैं जो क्या करते हैं, रीनल ट्यूब्यूलर सिक्रीशन करते हैं या ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन करते हैं। यहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन होती है, उसकी खास किस्म की पीएच होती है। कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो ये ट्यूब्यूलर सिक्रीशन को बंद करवा सकती हैं, या कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन को बंद करवा सकती हैं। तो जब यहाँ पे सिक्रीशन या रीअब्जॉर्प्शन को बंद करवा देती हैं तो दूसरी ड्रग की सिक्रीशन या रीअब्जॉर्प्शन इफेक्ट होती है, जिसकी वजह से हम उसको कहते हैं एलिमिनेशन इंटरेक्शन। ये चेंज अगर पीएच, यूरिन की पीएच पे फर्क पड़ जाता है तब भी ड्रग की एक्सक्रीशन इफेक्ट होती है। वी कॉल इट एलिमिनेशन इंटरेक्शन। उसके बाद ड्रग और फूड इंटरेक्शंस भी आते हैं। एक एग्जांपल दूंगा, फर्ज कीजिए आपने बहुत ज्यादा फैटी फूड खाया है, यानी आपने ऐसा फूड खाया जिसमें फैट्स बहुत ज्यादा थी, चिकनाइयाँ बहुत ज्यादा थी, ठीक है, और फैट्स के साथ साथ आपने ड्रग ले ली फ्लूकोनाजोल। अब क्या होता है, फ्लूकोनाजोल फैट्स की प्रेजेंस में उसकी एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है। तो अगर फ्लूकोनाजोल एक एंटी फंगल ड्रग है, फ्लूकोनाजोल और साथ में बहुत चिकनाई वाला खाना खा लोगे तो फ्लूकोनाजोल की एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाती है। तो ड्रग्स और फूड का भी इंटरेक्शन आता है। इसके अलावा देख लें जैसे कि वारफरिन है, वारफरिन इंटरेक्ट करता है विटामिन के, डिक्रीजिंग देयर एफिकेसी टू प्रिवेंट द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। अब विटामिन के आपको मिलता है कहाँ से, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, यानी जो वेजिटेबल्स है ना, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, उनमें विटामिन के होता है। अब अगर आपने वारफरिन भी ली हुई है, टैबलेट्स होती हैं, साथ में सब्जियां भी खा रहे हो, तो क्या होगा, वारफरिन और विटामिन के आपस में क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। तो यानी आपको वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल वाला उस वक्त सब्जियां नहीं खानी चाहिए थी। इसी तरीके से फर्ज कीजिए आप बहुत नमकीन खाना खा रहे हो, साथ में डाइजॉक्सिन भी ले रहे हो, डाइजॉक्सिन और सोडियम सॉल्ट आपस में इंटरेक्शन कर जाएंगी, तो डाइजॉक्सिन से आपके लिए जहर बन सकता है, लिहाजा यहाँ पे भी इंटरेक्शन आ रही है। तो जब भी आपने मेडिसिन लेनी है तो सबसे पहले तो डेयरी प्रोडक्ट्स, यानी जो चाय है, क्रीम है या मिल्क शेक्स हैं, इस तरह के प्रोडक्ट्स, कॉफ़ी वगैरह बंद कर लें, चाय नहीं पीनी, क्रीम वगैरह नहीं लेनी, ग्रेप फ्रूट जूस ना लें, पेप्सी कोक वगैरह नहीं लेना, अल्कोहल नहीं लेना, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ना लें, या जो बारबेक्यू वगैरह होता है ना लें, लिकोरिस ना लें, जिनसिंग वगैरह नहीं लेनी। इन मुख्तलिफ तरह के फूड्स का इंटरेक्शन आता है मेडिसिन के साथ, तो इनसे आपने परहेज करना है। तो ये आपका टॉपिक था ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस या ड्रग फूड इंटरेक्शंस, जो कि दो लेवल पे आता है, फार्मेकोकाइनेटिक इंटरेक्शंस, फार्मेकोडायनेमिक इंटरेक्शन। फार्मेकोकाइनेटिक आता है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन या एक्सक्रीशन। फार्मेकोडायनेमिक कौन से थे, एडिटिव इफेक्ट, पोटेंशिएटिंग इफेक्ट, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट, एंटागोनिस्टिक इफेक्ट, ये चार थे। तो दैट इज योर चैप्टर इज कंप्लीट हियर।